जंगल हमारे जीने का आधार है। हमारी प्रकृति की खूबसूरती हमारे वायुमंडल की मजबूती है, जो बिना जंगलों के बिना वीरान और एक शमशान लगती है। पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के वन क्षेत्र फैले हुए हैं। हर एक वन क्षेत्र का अपना अलग अलग महत्व है। उन्हीं वन क्षेत्रों में से एक वन क्षेत्र है अमेज़न के वर्षा वन। अमेज़न के वर्षा वन दुनिया के सबसे बड़े वन क्षेत्र कहलाते हैं। साथ ही साथ इन्हें धरती के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में हरे वृक्ष पाए जाते हैं कि उनसे पृथ्वी की अधिकतर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अमेज़न के वर्षा वन अपने आप में काफी विशाल हैं और अनेकों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अमेज़न के वर्षा वन दुनिया के दूसरे हिस्से यानी दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकतर हिस्सा अमेज़न के वर्षा वनों से ढका हुआ है। दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न बेसिन के लगभग 70 लाख किलोमीटर के एरिया में से लगभग 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर में अमेज़न के वर्षा वन फैले हुए हैं। इतने बड़े विशाल क्षेत्र में फैले हुए ये वर्षा वन अपनी विशेषता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ पर दुनिया के ऐसे ऐसे वृक्ष मिलते हैं जो मनुष्यों को आश्चर्य से भर देते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी पर डायनासोरों के युग के समय से ये वर्षा वन अस्तित्व में है। यहाँ पर हजारों की संख्या में पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अपने आप में इसे दुनिया की सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इस पर दुनिया के मौसम का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इस बायोडाइवर्सिटी के कारण यहाँ का अपना खुद का अलग ही मौसम है। अमेज़न के विशाल वर्षा वन कम से कम 9 देशों में फैले हुए हैं। इनमें से अधिकांश वर्षा वन ब्राजील की सीमाओं के भीतर आते हैं। अमेज़न वर्षा वन का 58.4% भाग अकेले ब्राजील में समाहित है, तो वहीं पेरू में अमेज़न वर्षा वन का 12.8%, बोलिविया में 7.7%, कोलंबिया में 7.1%, वेनेजुएला में 6.1%, गुयाना में 3.1%, सुरीनामा में 2.5%, फ्रेंच गुयाना में 1.4% तथा इक्वाडोर में 1% वर्षा वन फैले हुए हैं। इन वर्षा वनों का अधिकतर हिस्सा ब्राजील, पेरू, कोलंबिया में ही फैला हुआ है। जहां ब्राजील में इन वर्षा वनों का 60% भाग आता है, तो पेरू में 13% और कोलंबिया में 10% भाग शामिल है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और बोलिविया में इन जंगलों को अमेज़न के जंगल के नाम से जाना जाता है, तो वहीं फ्रेंच गुयाना में इन्हें गुयाना अमेज़न पार्क के नाम से जाना जाता है। अमेज़न के वर्षा वन पूरी दुनिया के आधे से अधिक वर्षा वन को कवर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 390 अरब पेड़ मिलते हैं, जो लगभग 16,000 अलग अलग प्रजातियों के होते हैं। यहाँ पर जिस तरह से जैव विविधता पाई जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर अनेक प्रकार के एनिमल्स भी रहते हैं। अमेज़न के विशाल वर्षा वनों में अपने आप में अनेक प्रकार की मानवीय जनजातियां भी निवास करती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 350 प्रकार की अलग अलग जंगली जनजातियां निवास करती है। इन जनजातियों में लगभग 30 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमेज़न के इन जंगलों को अमेज़न नाम एक युद्ध से मिला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर अमेज़न नाम का एक युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध फ्रांसिस्को डी ओरेल्लाना नेता पूजा और दूसरी जंगली जनजातियों के बीच लड़ा गया था। अमेज़न जंगल पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन लगातार बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से अमेज़न के वर्षा वन भी अछूते नहीं हैं। अमेज़न के वर्षा वन आज से लगभग 56 मिलियन वर्ष से 33.9 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ये काल डायनासोर का काल था। इस समय पृथ्वी पर जल, थल, नभ हर जगह डायनासोर की अनेक प्रजातियां पाई जाती थी। इन विशाल प्रजातियों से पूरी पृथ्वी भरी हुई थी। इनमें से कुछ डायनासोर उड़ने वाले थे, तो कुछ विशाल काय डायनासोर पानी की तलहटी में रहते थे, तो वहीं कुछ डायनासोर जमीन पर भी रहते थे। अधिकतर डायनासोर मांसाहारी थे, लेकिन उनमें से कुछ डायनासोर
विशाल लेकिन बड़े ही शाकाहारी थे। वे पेड़ों की पत्तियां खाकर जीवित रहते थे। इसी के साथ यहाँ पर कुछ ऐसे भी डायनासोर थे जिनका आकार बहुत ज्यादा कम था और वजन सिर्फ 25 किलो के आसपास था। इनकी इस खुशहाल दुनिया को एक दिन प्रकृति की नजर लग गई, जिसके कारण एक दिन उथल पुथल भरे इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ा मेट्रोवेट्स पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। शुरुआत में वो मेट्रोवेट्स हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से टकराया और उससे इसकी दिशा बदल गई। दिशा बदलने के बाद वो सीधा पृथ्वी से आकर टकराया, जिसके कारण पृथ्वी पर जबरदस्त टक्कर हुई और पृथ्वी की ऊपरी सतह के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। धूल धुएं का गुब्बार उठने लगा और इस धूल के गुब्बार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इसके रास्ते में आने वाला हर जीव मारा गया। जब इस मेट्रोवेट्स की पृथ्वी से टक्कर हुई तो इसने शांत हो चुके ज्वालामुखियों को भड़का दिया। एक बार फिर से पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी सक्रिय हो गए। इस टक्कर के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई और पृथ्वी पर बहने वाली हवा बहुत ज्यादा गर्म हो गई। इस गर्म हवा के कारण पृथ्वी के वातावरण का तापमान लगभग 1600 डिग्री के आसपास हो गया। 1600 डिग्री के आसपास के इस भयंकर तापमान ने पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव को जलाकर भस्म कर दिया। साथ ही साथ अब तक पृथ्वी पर जन्म ले चुके पेड़ पौधों को भी जलाकर खत्म कर दिया। भले ही हमें लगता हो कि ये घटना पृथ्वी से एक बहुत विशालकाय जानवरों के अंत का कारण बनी, जो कि बहुत ही दुखद है, लेकिन इसी अंत के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका। आज से 67 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी से विशाल मेट्रोवेट्स टकराया, तो इसके कारण देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर की आबादी पूरे तरीके से खत्म हो गई। डायनासोर की आबादी के साथ साथ पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार की वनस्पति भी खत्म हो गई। ये पृथ्वी का सबसे विध्वंसक काल था, लेकिन इस विध्वंसक काल से पहले डायनासोर का निवास स्थान अमेज़न के विशाल वर्षा वन ही थे। उस समय यहाँ पर कॉनिफर्स नाम के पेड़ों की प्रजातियां बहुत ज्यादा मात्रा में उगती थी। कॉनिफर्स पेड़ पौधों की एक ऐसी प्रजाति है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन घनत्व बहुत ही कम होता है। ये वृक्ष अधिकांशतः वर्षा वनों में ठंडी जगहों पर ही पाए जाते हैं। इन पेड़ों की हाइट 200 से 300 फीट के आसपास होती है। कॉनिफर्स नाम के वृक्षों का सबसे अच्छा उदाहरण है पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पाइन के वृक्ष। कॉनिफर्स नाम के वृक्षों को बढ़ने के लिए ज्यादा घनत्व वाले पेड़ों को डोमिनेट करना पड़ता है और यही इनके बढ़ने के लिए सबसे अच्छा एनवायरनमेंट होता है। लेकिन डायनासोर की उपस्थिति के कारण ये संभव नहीं था। जब तक पृथ्वी पर डायनासोर थे, तब तक इन कॉनिफर्स वृक्षों को बढ़ने के लिए सही प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं मिल सका, क्योंकि जैसे ही अधिक घनत्व वाले वृक्ष बढ़ने लगते और कॉनिफर्स को बढ़ने के लिए इसका एनवायरनमेंट मिलता, तभी पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले शाकाहारी डायनासोर, जिनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा था और उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा थी, इस कारण से वे तुरंत ही उन्हें खा लेते, जिस कारण कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पाई कि कॉनिफर्स प्रजाति के पेड़ बढ़ सके। लेकिन जब एक उल्का पिंड हमारी धरती से टकराया, तो उसके कारण देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये प्रजाति पूरे तरीके से खत्म हो गई। उस समय धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों में से लगभग 75% जीवों का सफाया हो गया, तो वहीं पृथ्वी पर उपस्थित लगभग 40% वनस्पति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस 40% खत्म हुई वनस्पति में अनेक प्रकार के ऐसी प्रजाति के वृक्ष थे जो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। हम उन्हें कभी भी देख नहीं पाए। उस मेट्रोवेट्स के टकराने के बाद पृथ्वी पर खतरनाक तरीके की शॉक वेव का तो जैसे तूफान ही आ गया। शॉक वेव के कारण समुद्री वातावरण में बहुत भयंकर तरीके की सुनामी लहरें उठने लगी। ये सुनामी लहरें इतनी खतरनाक थी कि मानव जाति ने अपने अस्तित्व से लेकर आज तक कभी भी इस तरह की भयानक सुनामी का सामना नहीं किया है। इन सुनामी लहरों के कारण समुद्री दुनिया में रहने वाले बड़े बड़े डायनासोर का भी खात्मा हो गया। तो वहीं जब ये मेट्रोवेट्स पृथ्वी की सतह से टकराया, तो पूरी पृथ्वी पर धूल की मोटी परत छा गई, जिसके कारण महीनों तक सूरज का तापमान धरती तक नहीं पहुंच पाया
और सूरज के तापमान की अनुपस्थिति के कारण बहुत सारी बची हुई डायनासोर की दूसरी प्रजातियां भी खत्म हो गई। भले ही ये एक विध्वंसक घटना थी, लेकिन इस घटना ने जीवन की एक नई विकास यात्रा को प्रारंभ किया। कहते हैं कि विनाश के बाद ही विकास होता है। ये ठीक ऐसा ही था जब मेट्रोएज धरती से टकराया तो इससे पृथ्वी से डायनासोर का खात्मा हो गया, तो वहीं पृथ्वी पर नए प्रकार के जीवन ने जन्म लेना शुरू किया। पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव बढ़ने लगे और ये जीव थे छोटे छोटे मैमल्स। ये मैमल्स डायनासोर्स के समय से ही मौजूद थे, लेकिन डायनासोर के खात्मे के बाद मैमल्स को अपनी संख्या बढ़ाने का मौका मिल गया, तो वहीं अमेज़न के जंगल एक बार फिर से फलने फूलने लगे थे। मेट्रोइड्स के टकराने से अमेज़न के वर्षा वनों के लगभग 60% से ज्यादा जीवों और वृक्षों की प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से अमेज़न के वर्षा वनों ने करवट लेना शुरू किया। डायनासोर के खत्म होने के बाद अमेज़न के वर्षा वनों में एक बार फिर से पेड़ पौधों ने जन्म लेना शुरू किया। डायनासोर के खात्मे के बाद अमेज़न के वर्षा वनों के पेड़ों को बढ़ने का अच्छा मौका मिला, क्योंकि इस समय ना तो घनी झाड़ियां और ना ही पेड़ों को खाने वाले शाकाहारी डायनासोर बचे थे, और ना ही वातावरण में इस तरह की परिस्थितियां मौजूद थी कि वे पेड़ों को बढ़ने से रोक सकती। अब सब कुछ सामान्य होने लगा था और अमेज़न के वर्षा वनों में जहां पर 60% प्रजातियां खत्म हो गई थी, वहां पर वे एक बार फिर से फलने फूलने लगी थी। लेकिन यहाँ भी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक बार फिर से पेड़ पौधों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। मेट्रोइड्स के टकराने के कारण पृथ्वी के वातावरण में फैली धूल ने सूर्य की रोशनी में कमी कर दी थी, जिसके कारण अमेज़न के वर्षा वनों में पैदा होने वाले एंजियोस्पर्म प्रजाति और जिम्नोस्पर्म प्रजाति में अपने आप को बचाए रखने का संघर्ष शुरू हो गया। इस लड़ाई में कौन जीतेगा, इसका निर्णय प्रकृति को करना था। प्रकृति ने एंजियोस्पर्म को सहारा प्रदान किया और देखते ही देखते अमेज़न के वर्षा वनों में एंजियोस्पर्म से संबंधित पेड़ पौधों की प्रजातियां भरने लगी। बायोलॉजिस्ट की माने तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय पृथ्वी के आकाश में फैले धूल के कारण सूर्य की बहुत ही कम रोशनी पृथ्वी की सतह तक पहुंच पा रही थी, जबकि मेट्रोइड्स के टकराने से पहले सूर्य की पर्याप्त रोशनी पृथ्वी की सतह तक पहुंच रही थी। और शोध बताते हैं कि पेड़ पौधों की जिम्नोस्पर्म प्रजाति की तुलना में एंजियोस्पर्म की प्रजाति को बहुत कम सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। इसी फैक्टर ने अमेज़न के वर्षा वनों को प्रभावित किया। यही कारण रहा कि आज अमेज़न के वर्षा वनों में अधिकतर पेड़ पौधों की प्रजातियों में अधिकतर प्रजातियां जिम्नोस्पर्म से संबंधित होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि उस समय के पर्यावरण में परिस्थितियां ऐसी थी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पा रहा था। इस कारण से अधिकतर प्रजातियां एंजियोस्पर्म से संबंधित विकसित हुई। लेकिन कुछ सालों के बाद एक बार फिर से मौसम पहले जैसा सामान्य तो हुआ ही होगा, तब जिम्नोस्पर्म की प्रजातियां क्यों नहीं बढ़ी? इसका जवाब देते हुए बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब तक मौसम एक बार फिर से सामान्य हुआ और सूरज की पर्याप्त रोशनी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगी, तब तक अमेज़न के वर्षा वनों की अधिकतर जमीन पर एंजियोस्पर्म से संबंधित प्रजातियों ने अपना दबदबा बना लिया था। जब मौसम फिर से सामान्य हुआ तो सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में जमीन पर पहुंचने लगी। तब एक बार फिर से जिम्नोस्पर्म ने बढ़ना शुरू किया, जिससे इस जगह पर जिम्नोस्पर्म से संबंधित पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ पर्याप्त घनत्व की भी। लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म को बढ़ने के लिए ना तो पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध हो पाई और ना ही वे पर्याप्त मात्रा में घनत्व को प्राप्त कर पाए, जिसके कारण जिम्नोस्पर्म बढ़ नहीं पाए। और यही कारण रहा कि अमेज़न के वर्षा वनों में आज एंजियोस्पर्म से संबंधित अधिकतर प्रजाति मिलती है, तो वही जिम्नोस्पर्म की बहुत ही कम प्रजातियां देखने को मिलती है। वहीं बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म के नहीं बढ़ने का दूसरा कारण ये रहा कि जब सूरज की पर्याप्त रोशनी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगी, तब तक अमेज़न के वर्षा वनों में एंजियोस्पर्म से संबंधित प्रजातियों के पेड़ इतने ज्यादा घने और बड़े हो गए थे कि उनके कारण पृथ्वी की सतह तक पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। और जिम्नोस्पर्म को बढ़ने के लिए सूर्य की रोशनी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है।
प्रकाश की इसी कमी के कारण इस बार जिम्नोस्पर्म पहले की तरह इस जगह पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। इनके नहीं बढ़ने का तीसरा कारण बायोलॉजिस्ट यही बताते हैं कि एंजियोस्पर्म के वृक्ष बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन डायनासोर के समय में डायनासोर की लंबाई बहुत ज्यादा होने के कारण वे इन्हें बढ़ने से पहले ही खा जाते थे। तो वहीं डायनासोर के खात्मे के बाद इन्हें खाने वाला कोई भी लंबा जीव इस धरती पर नहीं बचा, तो ये पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना विकास कर सके। जबकि जिम्नोस्पर्म को बढ़ने में सहायता करने वाले डायनासोर जैसे जीव की उपस्थिति नहीं होने के कारण जिम्नोस्पर्म नहीं बढ़ पाए। दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैले अमेज़न के वर्षावन तथा दुनिया के सबसे बड़े जैव विविधता से भरे हुए ये जंगल किस तरह से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ये हमेशा से मनुष्य के लिए खोज का विषय रहा है। मनुष्य के लिए हमेशा से ये सरदर्द का विषय रहा है कि अमेज़न के इन जंगलों को विकसित होने के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलता है। जब वैज्ञानिकों ने इस बारे में अध्ययन करना शुरू किया तो इसके नतीजे बहुत ज्यादा चौंकाने वाले थे। उन्होंने पाया कि अमेज़न के वर्षावनों को न्यूट्रिएंट सहारा के रेगिस्तान से आने वाले धूल कणों से मिलता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सहारा रेगिस्तान के उत्तर में स्थित चाड के बोडेले अवसाद से आने वाली धूल से यहाँ के वर्षावनों को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ के वर्षावनों को 56% से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इसी हिस्से से मिलता है। वैज्ञानिकों की खोज ने स्पष्ट किया कि सहारा के रेगिस्तान में पाई जाने वाली धूल मिट्टी में फास्फोरस की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से जब ये धूल अमेज़न के वर्षावन तक पहुँचती है तो यहाँ पर फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देती है और इस बदलती फास्फोरस की मात्रा की वजह से पौधे तेजी के साथ विकसित होने लगते हैं। और यही रीजन है कि यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े और घने वर्षावन पाए जाते हैं। नासा ने इस बात का अध्ययन करने के लिए अपने कैलिप्सो नाम के एक उपग्रह को अमेज़न के वर्षावनों के अध्ययन के लिए काम किया। कैलिप्सो उपग्रह वर्षावन तक पहुंचने वाली धूल की मात्रा को भी मापने का काम करता है। उन्होंने पाया कि हर साल लगभग 182 मिलियन टन धूल सहारा के रेगिस्तान से उड़कर 2600 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करती है। कैलिप्सो ने मापा कि इस उड़ती धूल की कुछ मात्रा अटलांटिक महासागर में गिरती है, तो वहीं इसकी कुछ मात्रा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर गिरती है। वहीं अमेज़न बेसिन पर लगभग 27.7 मिलियन टन धूल गिरती है। कैलिप्सो के आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले थे। कैलिप्सो ने बताया कि 132 मिलियन धूल हमेशा हवा में रहती है। इसमें से 46 मिलियन टन धूल हवा में उड़ती हुई कैरेबियन सागर पर गिरती है। नासा के कैलिप्सो उपग्रह ने जब अमेज़न के वर्षावनों पर अपनी लगातार नजर रखी तो वैज्ञानिकों ने पाया कि कोई ऐसा समय भी होता है जब अमेज़न के वर्षावनों तक धूल की ये मात्रा बहुत ही कम पहुंच पाती है। इस बात का अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि जब सहारा के रेगिस्तान में बारिश हो जाती है, इस समय अमेज़न के वर्षावनों तक पहुंचने वाली धूल की मात्रा भी बहुत ही कम ज्यादा होती रहती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि 2007 में सबसे ज्यादा धूल सहारा के रेगिस्तान से उड़कर अमेज़न के वर्षावनों तक पहुंचती थी, तो वहीं 2011 में सबसे कम धूल उड़कर अमेज़न के वर्षावनों तक पहुंचती थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि 2007 की तुलना में 2011 में पहुंची धूल की मात्रा में लगभग 86% की कमी थी। और जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि 2007 में यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, बल्कि 2011 में सहारा रेगिस्तान में अच्छी बारिश हुई थी। ऐसा इसलिए होता है कि जब सहारा रेगिस्तान की दक्षिणी सीमा पर बारिश होती है तो यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पति बढ़ने लगती है और इस बढ़ती वनस्पति के कारण मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। इस मिट्टी के कटाव के कारण धूल भरी आंधियां कम चलती है। आपको लगता होगा कि इतने विशाल क्षेत्र में फैले अमेज़न के ये वर्षावन जो किसी भी खतरनाक वर्षावन से कम नहीं है, तो यहाँ पर मानव की गतिविधियां बहुत ही कम होती होगी या मानव यहाँ पर निवास ही नहीं करता होगा। आपको ये भी लगता होगा कि शायद कालांतर में यहाँ मानव की आबादी बहुत ही कम थी और ये आबादी इस समय काफी ज्यादा है। आपको ये भी लगता होगा कि प्राचीन मानव इस भयानक जंगल में नहीं रहता होगा। वहीं आपको ये भी लगता है कि आधुनिक मानव की जनसंख्या ही इस समय यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। वैज्ञानिक भी यही मानते थे कि करोड़ों सालों तक इन वर्षावनों में मानव का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं था। आधुनिक युग में ही मानव का हस्तक्षेप इन वर्षावनों में बढ़ा है, लेकिन कैवर्ना दा पेड्रा पिंटाड़ा में हुई खुदाई में
इन सभी बातों पर विराम लगा दिया। यहाँ पर हुई खुदाई में मिले साक्ष्य बताते हैं कि आज से लगभग 11,200 साल पहले पहली बार मानव ने इस जंगल में अपना घर बनाया था। ऐसा माना जाता था कि वर्षा वन में कभी भी मनुष्य की आबादी नहीं बढ़ी होगी, क्योंकि यहाँ की पथरीली मिट्टी की वजह से यहाँ पर कृषि कर पाना नामुमकिन है। और ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पर कृषि कर पाना नामुमकिन है तो यहाँ पर जीवित रहने के लिए पेड़ पौधे और शिकार पर ही निर्भर रहना होगा, जिसके कारण यहाँ कालांतर में सबसे कम आबादी रही होगी। कुछ वैज्ञानिकों का तो मानना है कि यहाँ पर 0.2 से 0.5 प्रति व्यक्ति घनत्व वाली आबादी का निवास रहा होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि यही जनसंख्या घनत्व इन वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जीवित रहने के लिए शिकार पर ही निर्भर रहना होगा और शिकार पर निर्भर रहने के कारण यहाँ की जनसंख्या इस घनत्व से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। लेकिन लगातार होती खुदाई और मिलते सबूतों ने इस बात पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मानव शास्त्रियों ने निष्कर्ष निकाला है कि अमेज़न के वर्षा वनों में सर्वाधिक मनुष्य की प्रजातियां निवास करती थी। बोकारो शास्त्री और मानव शास्त्रियों ने निष्कर्ष निकाला कि लगभग 15 साल पहले तक इस क्षेत्र में 5 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन अचानक 1900 तक आते आते यहाँ की जनसंख्या 10 लाख तक घट गई और 1980 के दशक की शुरुआत में यहाँ पर सिर्फ 20 लाख लोग ही जीवित बचे। यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग क्यों मरे, इसका कारण बताते हुए रिसर्चर्स कहते हैं कि 1540 के दशक में जब यूरोपीय देशों में चेचक जैसी महामारी फैली तो इसके कारण आधे से ज्यादा यूरोप खत्म हो गया था। उसी दौर में उपनिवेशवाद के कारण कुछ लोग यूरोप से यहाँ तक आए होंगे और उनके साथ चेचक की महामारी भी यहाँ तक पहुंची होगी। उनसे यहाँ रहने वाले लोग चेचक महामारी से संक्रमित हो गए होंगे और संक्रमित अधिकतर लोग काल के ग्रास में समा गए होंगे। चेचक की महामारी में खत्म होने वाली इसी सभ्यता का नाम सिटी ऑफ चैट था। इस सभ्यता की खोज एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने की थी। 20वीं शताब्दी में पर्सी फॉरसेट नाम के एक ब्रिटिश खोजकर्ता यहाँ पर जनजातियों की खोज करने के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ पर अपने निष्कर्ष से बहुत ही आशाजनक तथ्य खोज निकाले थे और उनके ये तथ्य काफी निर्णायक थे। लेकिन पर्सी फॉरसेट अपनी इस यात्रा को दुनिया के सामने ला पाते उससे पहले ही अंतिम यात्रा में वो अमेज़न के जंगलों में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और उनका आज तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। इस कारण से अमेज़न के जंगल काफी रहस्यों से भरे माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अनेक प्रकार की सभ्यताओं ने जन्म लिया। इन सभ्यताओं में पूर्वी कोलंबिया सभ्यता भी एक थी। 1970 के दशक में सभ्यता से संबंधित अनेक प्रकार की भू आकृतियों को वनों की कटाई के दौरान खोजा गया था। ऐसा माना जाता है कि कोलंबिया सभ्यता 1250 ईस्वी तक इस जंगल में निवास करती थी, जहां पर अनेक प्रकार के जियोग्लिफ्स पाए गए हैं। यहाँ पर जियोग्लिफ्स को सबसे पहले खोजने का श्रेय ओंदेमार डायस को दिया जाता है। उन्होंने यहाँ पर 1977 में पहली बार जियोग्लिफ्स की खोज की थी। पहले ये माना जाता था कि अमेज़न के ये वर्षा वन प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है। ऐसा माना जाता है कि इन वर्षा वनों का विकास प्रकृति ने स्वयं किया है। प्राकृतिक उथल पुथल का नतीजा ही अमेज़न के वर्षा वन है। लेकिन यहाँ पर मिले सबूतों ने इस बात पर सवालिया निशान खड़े करते हुए एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इतने बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले इन वर्षा वनों का विकास अकेले प्रकृति के कारण हुआ है या यहाँ पर निवास करने वाली प्राचीन मानव सभ्यता के प्रबंधन का ये नतीजा है? बीबीसी की खोज बताती है कि यहाँ पर 11,000 वर्षों से लगातार रहते मानवों ने अपनी बागवानी की कुशल कला से इन वर्षा वनों को ये आकार प्रदान किया है। बीबीसी ने इस क्षेत्र में बागवानी और तेरा बेटा जैसी प्रथाओं की खोज की। बीबीसी के रिसर्च में पाया गया कि तेरा बेटा जैसी प्रथा यहाँ पर अमेज़न के जंगलों में काफी दूर दूर तक पाई जाती है। ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें अपने ही स्तर पर मिट्टी का प्रबंधन किया जाता है और मिट्टी को पेड़ पौधों के उगाने के लिए तैयार किया जाता है। इस बात की काफी संभावनाएं बनती है कि इन वर्षा वनों का विकास प्रकृति के साथ साथ मानव ने भी किया है। अगर ऐसा है तो यहाँ इस लाखों किलोमीटर में फैले अमेज़न वर्षा वनों में प्राचीन मनुष्य से संबंधित बस्तियों के अवशेष मिलने चाहिए। साल 2003 माइकल केनबर्गर और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के उनके कुछ सहयोगी अमेज़न के वर्षा वनों में अपनी रिसर्च कर रहे थे।
अचानक उन्हें यहाँ पर मानव बस्तियों के अवशेष मिले। जब उन्होंने यहाँ से अवशेष उठाए और उन पर अपनी खोज शुरू की तो पाया कि ये मानव बस्तियां अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाली जिंगू जनजाति की बस्तियां थी। इन बस्तियों के अवशेषों में वैज्ञानिकों को वहां पर सड़कों, पुलों और बड़े प्लाजा के अवशेष मिले हैं, जो इस बात के पुख्ता सबूत है कि इन वर्षा वनों के विकास में प्रकृति के साथ साथ मानव ने भी अपना सहयोग दिया है। सच्चाई क्या है? क्या इन जंगलों को प्रकृति ने बनाया है या प्राचीन मानवीय जनजातियों ने? ये तो आने वाले समय में लगातार होने वाली खोज और अमेज़न वर्षा वनों की गहराई तक जाने के बाद ही पता चलेगा। अमेज़न का वर्षा वन जैव विविधताओं से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के ये वर्षा वन एशिया के वर्षा वनों और अफ्रीका के सूखे मैदानों से भी ज्यादा जैव बायोडाइवर्सिटी से भरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की प्रथम 10 ज्ञात प्रजातियों में से एक प्रजाति अमेज़न के वर्षा वनों में पाई जाती है। विशाल क्षेत्र में फैले इन वर्षा वनों के कारण ही यहाँ पर दुनिया की अधिकतर पेड़ों की प्रजातियों से लेकर के अधिकतर कीड़ों, मकोड़ों और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न के वर्षा वन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कीड़े मकोड़ों की लगभग 2,50,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 40,000 प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2,000 प्रकार के पक्षी और स्तनधारी जानवरों की अलग अलग प्रजातियां भी पाई जाती है। अमेज़न के वर्षा वन पूरी दुनिया में सबसे बड़े जैव विविधताओं से भरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। यहाँ आज तक 40,000 प्रकार के पौधों की प्रजातियां ढूंढी जा चुकी है, जबकि मछलियों की 2,200 प्रजातियां अब तक ढूंढी जा चुकी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर बात की जाए यहाँ पर पाए जाने वाले पक्षियों की, तो आज तक यहाँ पर 1,294 प्रजातियों के पक्षियों की खोज की जा चुकी है और 427 प्रकार की प्रजातियों के स्तनधारियों की आज तक पहचान की जा चुकी है। अमेज़न के वर्षा वनों में हर प्रकार की जैव विविधता भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जहां पर 428 प्रकार के उभयचर और 378 प्रकार के सर्पों की प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पक्षियों की प्रजाति का एक पक्षी अमेज़न के वर्षा वनों में जरूर पाया जाता है। तो वहीं पूरी दुनिया में पाए जाने वाली मछलियों की 5 में से एक प्रजाति अमेज़न के वर्षा वनों में बढ़ने वाली नदियों में पाई जाती है। अमेज़न वर्षा वन विविधताओं से इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि अकेले ब्राजील में 96,660 से लेकर के 1,28,843 प्रकार की अकशेरुकी प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है। अमेज़न पर जीवन भरपूर मात्रा में पनपता रहता है। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 1999 में किए गए एक अध्ययन में ये अंदाजा लगाया गया था कि अमेज़न के वर्षा वनों के 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में लगभग 90,790 टन से ज्यादा पौधे हो सकते हैं। अमेज़न के वर्षा वनों में दुनिया के सबसे बड़े कुतरने वाले जीवों की एक प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पर कैपिबारा जीव काफी बड़ी संख्या में मिलते हैं। अमेज़न के वर्षा वनों में दुनिया के सबसे बड़े शिकारी पक्षी हार्पी ईगल भी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इनके पंखों का फैलाव लगभग 2 मीटर तक पाया जाता है। इनका सबसे पसंदीदा शिकार कैपिबेरा के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कैपिबारा साल भर प्रजनन करके बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में इन बच्चों पर खतरा बहुत ज्यादा मंडराता रहता है, क्योंकि जहाँ गर्मियों में अमेज़न के जंगल में बहने वाली अमेज़न नदी का जल स्तर 7 मीटर तक नीचे चला जाता है, तो वहीं इस कारण यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण शिकार और शिकारी आमने सामने आ जाते हैं। और यही रीजन है कि इस मौसम में पैदा होने वाले अधिकतर कैपिबारा का शिकार यहाँ पर पाए जाने वाले तेंदुए से लेकर हार्पी ईगल तक कर लेते हैं। इस वजह से सिर्फ 1/3 बच्चे ही जिंदा रह पाते हैं। वहीं यहाँ पर पानी में भी बहुत बड़े शिकारी पाए जाते हैं। यहाँ की नदियों में मगरमच्छों की एक प्रजाति कैमन पाई जाती है, जो काफी खतरनाक और फुर्तीली होती है। ऐसा माना जाता है कि अमेज़न के वर्षा वनों में पाए जाने वाला ये कीमैन लगभग 8 करोड़ साल पहले से यहाँ पर उपस्थित था और पानी में इसी का राज चलता है। यहाँ पर पाए जाने वाला कीमैन 5 मीटर लंबा और 400 किलो वजनी हो सकता है। अमेज़न के जंगलों में ब्लैक वल्चर काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पर इनकी संख्या इसलिए ज्यादा होती है कि जब गर्मियों का मौसम आता है
तब अमेज़न नदी का पानी 7 मीटर तक घट जाता है, जिसकी वजह से नदी में पाई जाने वाली मछलियां मरने लगती हैं और वे किनारे पर जमा होने लगती है। ये मरने वाली मछलियां ही इन ब्लैक वल्चर्स का सबसे बड़ा खाना होती है। इसके अलावा अमेज़न के वर्षा वनों में हरा एनाकोंडा पाया जाता है, जो पानी में रहने वाला सबसे बड़ा सांप है। यहाँ बुलेट चोटियां भी पाई जाती है, जिनका डंक बहुत ही दर्दनाक होता है। इसके अलावा यहाँ पर बंदरों की एक विशेष प्रजाति बाल डकारिक और हाउलर मंकी, साथ ही साथ इन वर्षा वनों का सबसे खतरनाक शिकारी यानी जैगुआर भी यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ मेंढक की एक प्रजाति नीला मेंढक भी पाया जाता है, जो काफी जहरीला होता है। जहाँ पर जहरीले मेंढकों की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती है। विविधताओं से भरे इस अमेज़न के वर्षा वनों में भले ही प्रकृति ने अपने अद्भुत उपहार हमें दिए हो, लेकिन करोड़ों सालों से उपस्थित वर्षा वन अब खत्म होने की कगार पर पहुंचने लगे हैं। इन वर्षा वनों को सबसे ज्यादा खतरा मानवीय गतिविधियों के कारण हुआ है। लगातार होते डिफॉरेस्टेशन के कारण यहाँ पर हर साल रिकॉर्ड मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है, जिसके कारण वर्षा वनों में पाए जाने वाली अनेक पेड़ों की प्रजातियों से लेकर अनेक जानवरों की प्रजातियों पर खतरे का निशान मंडराने लगा है। साथ ही साथ प्रकृति के कारण भी यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान बढ़ने लगा है। साल 2019 की आग में लगभग आधे से ज्यादा अमेज़न का जंगल खाक हो गया, जिसके कारण संभावना जताई जा रही है कि पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, क्योंकि अमेज़न के वर्षावन पूरी दुनिया को सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। लेकिन लगातार खत्म होते ऑक्सीजन के टैंक अब खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमें पर्यावरण संरक्षण करते हुए प्रकृति को संवारने की, ताकि हम वर्षा वनों में पाई जाने वाली प्रकृति की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित रख सके।